बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, हैदर टीवी की जानिब से इमिग्रेशन के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इसमें पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से और इंडिया से जो ख्वाहिशमंद हज़रात ख़वातीन आना चाहते हैं, उनके जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं कि किस तरह से इसका अप्लाई किया जाए, क्या पॉइंट सिस्टम है, किस तरह से इसको परसू किया जाए। तो इस सिलसिले में टोरंटो के पाकिस्तानी कम्युनिटी के मायनाज लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर जनाब ज़ीशान रज़ा शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हमने उनको दावत दी है हैदर टीवी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर खैरियत से। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आप तशरीफ़ लाए हैदर टीवी के इस प्रोग्राम में, एनरूट कनाडा। मैं शुक्र ममनून हूँ, हैदर टीवी ने मुझे मौका दिया आने के लिए, लोगों को गाइडेंस देने के लिए। सो आई एम हैप्पी टू बी हियर। बिल्कुल। वैसे तो खैर आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक मुख्तसर सा तारुफ मैं आपका कराता चलूँ कि ज़ीशान रज़ा साहब जो हैं वो इमिग्रेशन लॉ में एक्सपर्ट हैं, रियल इस्टेट, बिज़नेस लॉ, और इंग्लैंड से आपने डिग्री हासिल की है, लाइसेंस लिया है और यहाँ पर कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी को और दीगर कम्युनिटीज़ को सर्व कर रहे हैं। तो ज़ीशान रज़ा साहब, आप बताइएगा इमिग्रेशन के हवाले से जो हमारे लोगों के जहन में सवालात उभरते हैं। जी, definitely. Number one, immigration in Canada will be expanding over the next 3 years. Right. 2025 में the Canadian government वो चाहते हैं about 1.5 million 1.5 करोड़ लोग यहाँ आ जाए कनाडा। राइट। और उसी में काफ़ी प्रोग्राम्स अभी शुरू हुआ, इवॉल्व भी हुआ, और लोग कनेडियन गवर्नमेंट ने आसान भी किया लोगों आने के लिए कनाडा। राइट। सो काफ़ी प्रोग्राम्स है। और सबसे पहले आई जस्ट वांट टू गिव, मैं थोड़ा सा अपना आपका इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो लोग आपने काफ़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दिया, बट नाउ आई वांट टू टेल मोर इन डिटेल अबाउट माय सर्विसेज। My law firm is called Prestige Law Firm, located in the Greater Toronto area. Right. And I'm the founding and principal lawyer, barrister, solicitor, and notary public. As you mentioned, we specialize in immigration law, business law, and real estate. Right. And if any viewers have any questions, they could call my office directly at 647-925-2222, or contact us through our website at PrestigeLaw.ca. ठीक है? Or just coming back to the immigration questions that you asked, saying that as I mentioned, the Canadian government expects many immigrants जो आना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला within the next 1.5 years. Right. सबसे we'll start with the younger generation. Right. उसी में we have the express entry category. उसमें 4-5 programs are separate. Right. Subcategories. So number one category is called the federal skill worker. Right. So ये point based system है, right? So Canadian rating score पे you have to have a minimum number of points in order to be eligible, which is based on your age. Right. आपका qualifications, आपका education, ठीक है, और आपकी जो English test, IELTS test, right? And it's recognized by the Canadian government. उसमें आपने evaluation भी करना, ठीक है, through like maybe World Education Services, which most people actually accredit their degrees through, that service, so which is able online. और हर चीज़ अभी online हो गया, ये सबसे अच्छी बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया अभी online हो गया। Everything is done online, immigration programs, submission. अभी because of COVID ने एक किस्म का हमारे लिए अच्छाई की। अभी जो पेपर बेस्ड एप्लीकेशन थे, सब कुछ अभी ऑनलाइन कर दिया। वेरी गुड। ये और ज़्यादा आसान हो गया, पर लेकिन थोड़ा आसान भी है। but immigration lawyers के लिए we have to catch up on all the latest technology issues as well, right? Support issues. मैं बल्कि जैसा आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा कि ऑनलाइन हो तो गया है, लेकिन एक्सपर्ट लॉयर की फिर भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं और जो बहुत बारीक पॉइंट्स होते हैं वो आम आदमी नहीं समझ पाता। तो इसके लिए फॉर श्योर आपको इमिग्रेशन लॉयर चाहिए। Exactly, especially when it comes to comprehensive assessment. जब लोग खुद अपना असेसमेंट करते हैं ऑनलाइन, पर इनको ये नहीं पता इनके पास और भी पॉइंट्स आ सकते हैं वो जो कंसिडर भी नहीं करते। राइट, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ रिलेटिव इन कनाडा, उसमें आपको 50 पॉइंट मिलते हैं। जी। राइट, अगर आपका PhD है उसको आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। राइट, अच्छा, गुड। राइट, सो देयर इज एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल जो आम लोग एवरेज लोग वो कंसिडर भी नहीं करते हैं। पर वो खुद कहते हैं मेरे पॉइंट्स कम है, मैं कैसे आ सकता हूँ। राइट। इसलिए आपको ज़रूरत है एक एक्सपर्ट इमिग्रेशन लॉयर के साथ आप रब्ता करें, पर वो आपके लिए एक ऐसे पॉइंट्स तलाश करें जो आपने खुद सोचे नहीं। ये मेरे पॉइंट्स भी इंक्लूड भी हो सकते, पर आपका पॉइंट्स थ्रेशोल्ड तक आ सकते हैं और या ऊपर भी आ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। पर उसके बाद you could get an invitation to apply. बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बगैर लॉयर के हल नहीं हो पाती हैं। तो इस सिलसिले में इन जनरल आप थोड़ा सा हमारे हैदर टीवी देखने वालों को बताइएगा कि व्हाई दे कम टू कनाडा,
क्या ख़ास बात है कनाडा में कि लोग कनाडा आ रहे हैं? हाँ, कनाडा में यही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद यहाँ का पला हूँ, यहाँ ब्रॉड अप हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अमीर अबू ने सैक्रिफाइस करने कुर्बान किया, यहाँ लेबर जॉब इन्होंने खुद आए। अच्छा, एज द कैनेडियन ड्रीम आप हम लोग कहते हैं, राइट? खुद आए, उन्होंने कमाया, हमको पढ़ाया और खुद अपना बच्चे को नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिक्योर किया। बिल्कुल। They coming from a poor family. My father came from a poor family from Lahore, Pakistan. ना ज़्यादा एजुकेशन था, ना ज़्यादा पैसे था घर में, लेकिन इनको एक मौका मिला। एक इनका मामू थे, वो भी वकील थे यूएस में, वो भी इनको लेकर आए। वो मेरा अबू कनाडा आए थे, फिर इनका पूरी इमिग्रेशन का मदद किया। फिर मेरा अबू यहाँ सेटल हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी किया। पर उसने अपने खुद बिजनेस भी किया, रेस्टोरेंट बिजनेस, उस लेबर बिजनेस के साथ रेस्टोरेंट बिजनेस वर्किंग 7 days a week। उसने इमिग्रेशन ड्रीम हासिल किया, अपना बेटा को पढ़ाया, अपना बेटा को इमिग्रेशन लॉयर आज कनाडा में बनाया। ये तो बस मैं अपना अमीर अबू को दुआ देता हूँ। बेशक या अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे रहम किया, उन्होंने अच्छी वालिदैन दिए मुझे माशाल्लाह। फिर मैं इस चीज़ का बहुत शुक्र है। मेरे भाई बहन ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मिसेस ने, मेरी फैमिली ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत मैं बहुत शुक्र करता हूँ। एंड दिस इज बिकॉज वी गॉट अल्लाह सुब्हान तआला ने एक वसीला अदा किया, राइट? सो वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टू कनाडा। बिल्कुल सही। अल्लाह सुब्हान तआला ने एक तौफीक दिया यहाँ आने के लिए, पर हमने यहाँ जिंदगी बनाई जो शायद पाकिस्तान में नहीं बन सकते, राइट? वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, राइट? वहाँ एजुकेशन नहीं। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम आए अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ अल्लाह ने अपॉर्चुनिटीज दिया, और यहाँ हमने अपने आप को एस्टैब्लिश किया यहाँ पर कनाडा में। इसलिए लोग आते चाहते, राइट? माय ओन फैमिली, माय ओन एग्जांपल, मैंने अपना पर्सनल आपको एग्जांपल दिया। देखो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये एक किस्म का लोग को दिखा सकते हैं। आप लोग देखो यहाँ सक्सेस मिलता है, आप कामयाबी आपने देखना, ठीक है? आपने सबने मेहनत करना, मेहनत के बगैर फल नहीं मिलता, राइट? वो तो आप कहीं पे पाकिस्तान में हो तब भी आपको मेहनत करना है। हाँ जी, वो देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे माँ बाप ने मेहनत किया, मैंने मेहनत किया, अल्हम्दुलिल्लाह, पर वो फल भी मिला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं आप, और ये फैक्ट है क्योंकि मैं भी जब नया कनाडा आया था तो मैंने देखा यहाँ पे कि लोग आते हैं अच्छी जॉब्स वहाँ से पाकिस्तान से छोड़ के, लेकिन शुरू में स्ट्रगल होती है, नो डाउट, मगर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप प्लान करके चलें तो आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आने वाली जनरेशन की लाइफ को आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपनी मिसाल दी है। बेशक लोग सबसे ज़्यादा लोग अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए परेशान है। वो चाहते हैं अपने बच्चे का अच्छी एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन। ठीक है, पब्लिक स्कूल में पाकिस्तान शायद बेहतर उस एस्पेक्ट में, बट लेकिन कमिंग टू द सेकेंडरी एंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इज वेरी एक्सेलेंट इन कनाडा। जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, द स्टैंडर्ड लेवल एजुकेशन, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ेर साहब, बल्कि मैं थोड़ा सा आपको ज़हमत दूंगा कि आप थोड़ा सा इस सिलसिले में बताएं कि यहाँ कनाडा में जो एजुकेशन सिस्टम है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ का एजुकेशन किस तरह का है, क्या होता है। एजुकेशन सिस्टम जो लोग बड़ा आने से चाहते हैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा, भी पूछ रहे, राइट? जो लोग आने चाहते हैं कनाडा, राइट, इन्होंने पहले वैसे मैंने मेंशन किया इंग्लिश टेस्ट लिखना, राइट? आईएलटीएस टेस्ट, उसका रिजल्ट्स, एकेडमिक आईएलटीएस का दो, एक जनरल है, एक एकेडमिक है। इन्होंने एकेडमिक आईएलटीएस टेस्ट लिखना, राइट? जो वहाँ से पाकिस्तान से लग सके, इंडिया से, जहाँ जो recognize IELTS center, right? वो उस पे they just need to get the required bands, which is about 5.5 to 6 overall for a student visa. Right. उसी पे इंशाल्लाह ताला जब इनका हो जाए, फिर they have to apply for admission as well. Right. At any college, university in Canada, right? फिर जब एडमिशन लेटर मिलेंगे, फिर उसके बाद फिर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना। और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइक इंशाल्लाह ताला we have another episode we will discuss in detail the student visa requirements. But उसके बाद for the student visa you need to show bank statement as well, to show that you could afford to pay the international fees, right? Right. That's the basic things that you need for a student visa, because anyone's interested जो आना चाहते हैं कि कोई ख्वाहिश है बाहर से आना है यहाँ कनाडा में, इनका ये एजुकेशन सिस्टम है, राइट? तो इंशाल्लाह ताला we'll discuss that more in detail. राइट। इसमें ज़ेन साहब एक जहन में सवाल और आ रहा है, बल्कि हमारे हैदर टीवी के देखने वालों के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा कि जैसे यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम है, उसके मुतालिक आप थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि यहाँ के स्कूलिंग सिस्टम लाइक ग्रेड 1 से या किंडरगार्टन से लेके और हाई स्कूल तक, ताकि उनको थोड़ा सा जहन में आए कि भाई हाँ, यहाँ कनाडा में आपका एजुकेशन फ्री है पब्लिक स्कूल में। अगर आप अपना फैमिली के साथ आना चाहते हैं और पब्लिक स्कूल में बच्चे को दाखिल करना, राइट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हियर इन कनाडा, राइट? You don't have to give a single dollar. These are funded by the Canadian government, right? There's some offset expenses but very minimal, right? उस पे यहाँ कनाडा में भी also have Islamic schools, which is private school, right? ये भी आपका ऑप्शन है। Some parents are thinking ठीक है, हम अपना we don't want to give our kids to a public school because we also want them to have an Islamic education as well, in addition to secular education. तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किस किस्म की? जी, किस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये माँ बाप की मर्जी है, राइट? बिकॉज जितनी भी मैंने देखा स्कूल इस्लामिक स्कूल्स हैं, they make sure that लोग ये सोचिए अगर वो इस्लामिक स्कूल जाएंगे वो
they won't be able to integrate या उनको वो इस level का education नहीं मिलेंगे जो उनको मिलेंगे लेकिन नहीं जो public school है ठीक है वो भी ठीक है और जो इस्लामिक स्कूल है वो आपको इस्लाम का एजुकेशन मिलेगा आपको सेकुलर एजुकेशन मिलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जहन में सवाल एक और आ रहा है कि इस्लामिक स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो क्या उसकी एजुकेशन जो वहाँ से वो ले रहा है इज इक्विवेलेंट टू द पब्लिक स्कूल? हाँ जी, they're regulated by the Ministry of Ontario. अच्छा। Everything has to be regulated by the Education Ministry, right? Right. अच्छा। The Ministry of Education of Ontario. Right. They have to be up to par, right? And the thing is, sometimes the schools they want to make sure they're not only meeting the standards but they exceed the standards. वो चाहते हैं ठीक है। मैं यहाँ एक स्कूल था जो बच्ची she got the second top prize in science project all Ontario. अच्छा। Coming from one of the Islamic schools from Toronto, right? Very good. तो I'm just saying इसको parents को ये नहीं सोचना चाहिए ठीक है हम क्या करो लोग ये सोचते right हम अपने बच्चे पब्लिक स्कूल में दाखिल करो या इस्लामिक स्कूल में वो कहते हैं अगर इस्लामिक स्कूल में दाखिल करो शायद they won't get the same Canadian values or Canadian education या वो standard नहीं मिलेंगे जैसे आपने पूछा right but नहीं ऐसे नहीं है because they have to meet it by law right but by they have to meet the minimum standards and that most Islamic schools don't meet the minimum they go exceed so आपको दोनों so it's up to the parents at the end of the day. If you ask my professional opinion, as a Muslim living in a Canadian Western country, the kids need to learn Islamic values as well, right? Especially to be Muslims, right? So उसमें Islamic में ये फायदा आपको Islamic education में आपको वो secular education मिलेगा, and the same and you will have even I think a better standard personally speaking, right? ज़ैन साहब एक चीज़ और बताइएगा कि ये यहाँ पे जैसे नई फैमिली कोई आती है इमिग्रेशन लेके तो यहाँ पर जो बच्चों का जैसे आप कोई फैमिली आ रही है 2 बच्चों के साथ तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है? अगर वो बंदे के पास जॉब नहीं है यहाँ आपके पास आप सबसे पहले जब आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना वो आपको बैंक से में भी मांगते हैं राइट जैसे अगर आपने फेडरल स्किल वर्कर पे आपको बेस्ड ऑन योर स्किल्स आपको यहाँ PR मिल गया यहाँ आप आएंगे but they you have to have a minimum bank balance up to I think it's about 23,000 Canadian dollars आपके बैंक में होने चाहिए it's called settlement funds जब आप यहाँ आएंगे government at least 2-3 months where you could at least जब तक आप अपना घर ना ढूंढे accommodation job ना मिले at least you have settlement funds अगर God forbid अगर आपके पास पैसे खत्म हो गया कुछ यहाँ we have a social welfare system जहाँ आप funds मांग सकते हैं government से we show them proof of saying like ये मेरा बैंक statement है ना मेरे पास income है because they have your आपके पास ये जब आप कैनेडा आते हैं आपको SIN number देते हैं तो वो SIN number से देखते हैं if you're working you're employed you're unemployed SIN number social insurance number site जो years के लिए नहीं पता right so from that they will know you're employed not employed they look at पर आपको बैंक statements भी देखेंगे पर आपका पैसे भी देखेंगे पर उस criteria पे they will give you social assistance to at least for your basic necessities to cover your rent and maybe your grocery costs and the government यहाँ वो आपको grants भी देंगे थोड़ा सा ये भी देंगे काफ़ी Ontario में काफ़ी है right Ontario the provincial has separate grants and federal has separate grants sometimes one time payments sometimes monthly payments based on वो खुद ही आप online जा से वहाँ खुद ही आप information डालें पर वो खुद ही आपको assessment करेंगे so you're eligible for these grants apply for these grants so जो भी individual है वो अगर qualify करता है तो वो provincial और फेडरल दोनों सपोर्ट करते हैं उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं दोनों बेनिफिट देते हैं यहाँ आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलते हैं if you have children as well the government gives you a certain I think federal as well as provincial आपको it's called child benefits right वो भी मिलते right if you have any child for example if you have a child born in Canada right you get the benefits as well and you also I forgot to mention that you also get as immigrants to Canada you also get health coverage as well free health coverage Canada में ये सबसे अच्छी बात है यहाँ universal free health coverage है जो अमेरिका में नहीं मिलता US में मिलता है वहाँ तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ती है हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये at least facility है कनाडा में that आपको free health insurance में अगर डॉक्टर पास जाना right you just have to show your health card right ये आपने सिर्फ health card देना right आपको किसी के पास surgery right any minor surgery major surgery everything is covered mostly by the health insurance जो government that provides for free of cost right through our Ontario OHIP card right तो ज़ैन साहब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मैं कि जैसे कोई फैमिली आ रही है पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल और यहाँ आके वो उनको स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा बताएंगे उनको क्या करना चाहिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए ताकि थोड़ा सा लोगों को गाइडेंस मिल जाए हाँ जब वो आते कनाडा नंबर 1 they should utilize all the government facilities यहाँ अगर बहुत ज़्यादा government social
सेंटर्स है जहाँ वो आपको फ्री इंग्लिश कोर्सेज देंगे आपको, राइट, फ्री रेज्यूमे वर्कशॉप्स, राइट, फ्री जॉब सर्च, राइट, आपको जॉब नहीं मिल रहा आपको मदद करेंगे, अच्छा, आपके साथ जॉब सर्च करेंगे, आपको रेज्यूमे ठीक करेंगे, इंटरव्यू स्किल्स देंगे आपको, कैसे इंटरव्यू देना, राइट, किसी एम्प्लॉयर के साथ, राइट, एज आई मेंशन्ड दिस इंग्लिश, there's a lot of government facilities जहाँ वो फ्री आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, कंप्यूटर सिस्टम है, प्रिंटिंग है, राइट, they have everything, yeah. Right. I say take advantage, complete advantage. And advantage. Free of cost. Free of cost. Well, that is funded by the Canadian government for new immigrants. Very good. वहाँ आपको classes भी है, right? English classes, socialization भी है, आपको दूसरे immigrants से भी मिल सकते हैं. Right? जो आते हैं, right? Right. It's a HR department, I believe. Right. So आपको माशा they give you coffee facilities. सबसे पहले आपको वो लेना. Or number two, as I mentioned, look at the grants as well online, right? So take advantage of all the opportunities. जितनी भी government facilities है Canada में, सबसे पहले वो देखो. जी ज़ीशान साहब, तो इमिग्रेशन के हवाले से ही जो हमारी बात चल रही थी, तो उसमें आप ये बताइए कि किस टाइप की इमिग्रेशंस यहाँ पर होती हैं और किन किन कैटेगरीज में लोग अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, सो मैं चाहता हूँ मैं बात करूँ द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, जो थोड़ा सा ये दिस इज़ फॉर पीपल, for educated professional people from the ages from maybe from 22 to 40-45 years old maximum, right? But in लोगों के लिए है. फिर सबसे पहले मैं इन लोगों के लिए बात करता हूँ, because this is coming. The express entry system has about 3 to 4 different categories, subcategories. Number one was the federal skilled worker, जो हमने शायद बात किया था, इसका थोड़ी बहुत हमने जिक्र किया था. उसमें आपको IELTS टेस्ट चाहिए, उसमें आपको अपना professional degree भी चाहिए, right? Professional work experience up in the kind of based on your age, based on your if you're married, if a spouse, based on your education, IELTS test. पर एक आपने हम points calculate करेंगे, और inshallah if you get the points, then we can create a express entry profile. Right. उस profile पे हमने फिर submit करना. This is like a prerequisite, आप कह सकते हैं. Right. When we submit the profile online. It's submitted into a lottery system. ये lottery based system पे चलता है. Okay, ठीक है. पर अगर आपका नाम select हो गया, फिर वो आपको एक they send you the ITA, invitation to apply. अच्छा, good. फिर इसका मतलब है you pre-approved. आप go ahead करें. अच्छा, तो लॉटरी में नाम आने के बाद भी उनके 2-3 स्टेप्स हैं जो? हाँ जी, जो फॉर्म एप्लीकेशन. अच्छा, ये सर जैसे प्री एप्लीकेशन आपने सिर्फ स्टेट करना, तो प्रोवाइड करना था आपने, मैंने ये IELTS टेस्ट, ये मेरा रिजल्ट्स थे, ये मेरा एजुकेशन, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, ये दिस इज माय स्पाउस एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस. राइट, this is how much we have in, थोड़ा सा आपने बताना how your savings that you have as well. Right. For ये सब कुछ मिलाकर, then you create an express entry profile. Okay. And you upload that profile. And once you upload and submit it, then this is a lottery based system. अगर आपका नाम आता है, फिर they send you an email back saying that हमने assess किया, पर आपका ITA मिल सकता है. अच्छा. Invitation to apply for the form application. जहाँ ये बताइएगा कि एक्सप्रेस तो काफ़ी फेमस है कैटेगरी, इसके अलावा और कौन-कौन सी कैटेगरीज हैं? Yes, provincial nominee program. अच्छा. Or so-called federal so-called work experience. ठीक है, we discussed the federal skilled workers, so I'd like to discuss some of the other programs. There's a provincial nominee program, so each province has their own category as well. Right. Like for example, the Saskatchewan Nomination Immigration Program, the Ontario Nomination Immigration Program. Right. And in Atlantic Canada, they have another program called the Atlantic Immigration Program. Right. And within Atlantic Canada, they have their own provincial programs as well. But these are the other programs that people can apply based on those provincial requirements. Every province has their own provincial requirements as well. ठीक है, उस बेस पे बंदा और जो आदमी आना चाहता है या जो औरत आना चाहते हैं, उस बेस पे वो अप्लाई कर सकते according to the provincial requirements. Right. So ये बताइएगा कि express entry और provincial उसमें क्या फ़र्क है? So express entry is the name of the system. Express entry का subcategory, one is federal skilled worker, one is provincial nominee program, right, and one is a federal trader worker. अच्छा. Right, so these are subcategories. So a subcategory of express entry is a federal skilled worker, right? So based on the skills, without a job offer, they could come to Canada. Achha. Provincial nominee programs usually based on the job offer. Okay. Right? Right. And federal and Canadian experience class, CEC. Oh, okay. That's based if you're already working in Canada and you have 1 year experience. Achha. You can apply under the Canadian experience class. Right. And there's also a trade program, a federal trade. If you have a specific trade and experiences, specific trade, based on that trade experience, you could also apply for immigration. Right. So you asked about express entry. Yeah, express entry is subcategories. ये express entry system है.
ये एक सिस्टम का नाम है एक्सप्रेस एंट्री और एक्सप्रेस एंट्री के नीचे आता है फेडरल स्किल वर्कर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल ट्रेड वर्कर, राइट? और ये 4 सब कैटेगरीज है under the umbrella of express entry. Oh, okay. Right? So ये फर्क है, right? Of between express entry system and the subcategories that are under the umbrella of express entry. Right. तो शेख साहब से बताइएगा कि इसमें कोई खास कोई रिक्वायरमेंट है जो पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं? कौन सी प्रोग्राम पे? Like express. Yeah, express. The main requirements you need to have the IELTS test, number 1. अच्छा. Without the IELTS test, you cannot apply for any of these programs. तो इसकी कोई वो है कि certain के इतने 6 bands, 6 to 7 bands, right? अच्छा. So basically, depending on the program, for federal skill work, you need 7 bands overall. Oh, okay. And the band system they have for each category. If we want to discuss IELTS in detail, they test you on the hearing, they test you on speaking. Oh, okay. Right? Reading and writing. Oh, okay. Right, so every category has their own band, and they also have an overall band at the end. Right. When they find the average, so the average band for express entry should be 7.0. All right, so which means that they should score at least what's it called 7 in all categories, and listening they should score at least 8. Right. So they will get 7 or 7.58 overall. Right. इसमें ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते हैं या असाइलम पे आते हैं या और मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, बाद में हम इसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये कि थोड़ा सा आप इस पे अगर ब्रीफ करें. हाँ, जो लोग आते हैं स्टूडेंट पे, राइट, वो यहाँ आकर काम कर सकते हैं, राइट? As a student now, the government just recently launched a new program where students are allowed to work full time. ये कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में. अच्छा. But due to Canada का labor shortage, और नए students को अभी इजाज़त दिया, they can work full time. अभी full time काम कर सकते हैं. अच्छा, good. Up to the end of December 2023. So is there any certain hours? पहले 20 hours थे per week. Since I known, the students were only able to work maximum 20 hours per week. Achha, but like in the summer and off season, off from school, they were allowed to work full time. Right. Like Abi in the colleges, Abi the Canadian government has given permission to sub students को वो काम कर सकते हैं full time. Right? और आपने refugee status को भी refugee को जो लोग refugee आकर apply करते हैं, the government gives them a SIN number immediately. Right. इनको per work permit के लिए apply कर सकते हैं, and they can start working legally in Canada immediately, right? So ये एक benefit to apply for refugee. And inshallah we have a future episode on refugee status. Right. Or and just I'm not getting off topic, but even before applying for any of the programs, not the refugee student, but for back to the express entry, just one quick point I just wanted to mention: you have to do your education accreditation from World Education Services, right, to get your degree, equalized, right, or evaluated in Canada. Under what degree is it, or under what standards are recognized in Canada, your education, right? So you need IELTS, you need your education assessment, and you just need to show that these 2 documents. So and you should maybe provide your CV to the lawyer so they can look at your work experience. Right. So based on all these categories, we can at least make a comprehensive assessment. Right. And it's the same thing for student visa. We could also do their assessment before they come as well to see if they're qualified. But for refugee status, like I mentioned, we'll have a separate show for that. But usually that's done from inland. Okay. Right. ज़ीशान साहब एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे आमतौर पे पाकिस्तान में भी होता है या और दूसरी जगहों पे कि आपको लॉयर चाहिए मुख्तलिफ केसेस के लिए, इमिग्रेशन के लिए लॉयर की क्या ज़रूरत है और इम्पोर्टेंस है? इमिग्रेशन के लॉयर के लिए आपको इसलिए ज़रूरत है, नंबर 1, if you want to hire a legal representative, a paid legal representative, right, they could only be a licensed lawyer in Canada or an immigration consultant, right? Right. किसी के पास इजाज़त नहीं है जो आपसे पैसे ले सकते हैं to do immigration work on your behalf, right? Achha. Right, so इसलिए सिर्फ the only 2 people that who could officially anyone आप जैसे those who family can represent but non-compensated. Achha. But like अगर जो compensated, the only 2 people that or individuals you could compensate are lawyers and consultants. And why can you compensate them? Because number 1, they're licensed, right? As a lawyer, I'm licensed Law Society of Ontario. Right. I pay liability insurance, right? Or मैंने अपने bar fees भी देना, right? So I'm completely licensed, by them, and I have full liability, right, for my work as well. So I have to be, I have to take my work very seriously. Oh, okay. Right. So and the thing, हमारा expertise भी आता, हमारा knowledge भी आता, and our experience most importantly, right? Because एक application हर बंदा data entry कर सकता है, but the lawyer knows exactly what to write, where to write. And अगर आपको कोई documents नहीं है पर इसका क्या करना है, पर we write detailed explanation letters. Right.
इसमें हम आपको फ़ायदा मिले हम देखते हैं और उसको साथ we attach supporting documents too. जी ज़ीशान साहब, हर केस का अलग नौयत का होता है सिलसिला, तो एक्सप्रेस एंट्री में इन जनरल लाइक लॉयर की कितनी फ़ीस वगैरह होती है कि average on an average? Based on the program, the different fees, for example, for express entry, if it's a single individual versus family, so they could range from anywhere from 5 to 10,000 Canadian dollars for the legal fees of a lawyer. Government they have separate application fees for the government, paid separately to the government, right? Or number two, you have to maybe pay the taxes as well, right? If you're on top of the lawyer fees, HST as well, right? So you have to look at this as well. So you have to look at the lawyer's fees, maybe the HST and the application fees as well, and any other disbursements, which is called out-of-pocket monies that's spent on your file. Like some lawyers, law firms, we charge anywhere from $50 to $150 for disbursement fees. For example, for couriering, right? For any delivery costs, we do on your behalf. We just have to take, those are just some extra charges that we take because we're spending from our pocket, we're just reimbursing ourselves, right? परफेक्ट। ज़ीशान साहब, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि लाइक कोई अगर अप्लाई करना चाह रहा हो पाकिस्तान से कहीं से भी, तो क्या बगैर लॉयर के कर सकता है अप्लाई, या ज़रूरी है कि लॉयर हायर करें? नहीं, अब लॉयर ज़रूरी नहीं है, इमिग्रेशन लॉयर ना कंसल्टेंट की ज़रूरत है। अच्छा, आप खुद ही भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? लेकिन जो लोग मैंने देखे जो खुद ही अप्लाई करते हैं, जी कोई सक्सेसफुल भी होते हैं, और काफ़ी लोग रिफ्यूज़ भी होते हैं। अच्छा, इनको रीज़न समझ भी नहीं आते हैं क्यों वजह राइट, बिकॉज इसलिए वो रिफ्यूज़ होते हैं बिकॉज या इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कमी थी, राइट, या इन्होंने फुल एक्सप्लेन नहीं किया कोई इनके सर्कमस्टेंसेस, राइट, ना इन्होंने ऐसे कोई जवाब दिया जो वो wasn't satisfactory to the government. Or they missed some certain portions on the application. जो उन्होंने skip किया या उन्होंने details से नहीं लिखा, right? As I mentioned. As experienced lawyers, immigration lawyers, we know how to fill out the applications. Right. From A to Z. क्या लिखना, क्या नहीं लिखना, right? और अगर आपके पास कोई missing documents है, उसको कैसे गवर्नमेंट को मुतमिन करना, राइट? अगर उन्हें कोई ऐसी चीज़ पूछो आपके पास नहीं है, आपके पास में भी 90% है, एक दो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर उसका पर आप कहेंगे या मैं क्या करूँ अभी, पर लोग शायद ऐसे सबमिट करेंगे, पर वो कहते हैं insufficient, राइट? पर हम lawyers क्या करते हैं, we write explanation letters and we write supporting documents. इसका reason क्या है, वजह क्या है, explain in detail to satisfy the government, right? So because of these reasons we don't have these documents, right? And we're attaching the supporting documents to show that this is the reasons why we don't have these certain documents, and we explain in detail, right? And if you want any further information, please contact our office. Right. Speak to us in more detail. We'll explain even further, right? बिल्कुल सही। ये वही बात है कि जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती, जाहिर है उसके लिए लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपने कहा, लेकिन ये कि अगर लॉयर होगा तो वो बारीक चीज़ों को देख सकता है, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ मिसिंग है, जिसको आप पेपर्स को ऐड करें तो उससे आपके पॉइंट्स भी बढ़ सकते हैं और इमिग्रेशन में आसानी हो सकती है। हाँ जी, ऐसे जैसे मैं हर बंदा कर सकता है, लेकिन इनको खुद नहीं पता जहाँ से मैं एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स कहाँ से दे सकते हैं। दैट एंट्री हर बंदा कर सकता है, लेकिन जहाँ कोई चीज़ मिसिंग है और किसी को चीज़ डिटेल एक्सप्लेन करना पर वो कैसे लिखें, कौन सी स्टाइल में, कौन से मैनर में, कौन सी डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनेशन लेटर्स में क्या लिखे ना लिखे, बिल्कुल कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, बिकॉज दे आस्क फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। पर बंदा कहता है मैं कौन से सपोर्टिंग, एज लॉयर्स we do affidavits, notarized affidavits, right, for family members. Right, जो हम खुद ही हम notarize करते हैं, खुद ही we help the client to system in writing the affidavits. We attach a supporting application to strengthen their application. Right. बिल्कुल, इससे केस भी आसान हो जाता है और आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने का, और हैदर टीवी के लिए अपने प्रोग्राम में शरीक हुए। वक्त क्योंकि कम रह गया है तो आज का प्रोग्राम हम अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ टोरंटो के पाकिस्तानी कम्युनिटी के मायनाज लॉयर जनाब ज़ीशान रज़ा शेख साहब मौजूद हैं, और कंटिन्यू करेंगे हम आगे प्रोग्राम्स को और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ पे बात करेंगे। तो इस वक्त इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गिरदनवाज सब तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Mm-hmm.